नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की और उस योजना के बारे में जो होगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदे सीधे आपको हो रहे हैं। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्री बजट बैठक की। इस दौरान सभी अधिकारी और मंत्री शामिल हुए और बजट में क्या क्या किया जा सकता है उस पर परामर्श किया गया। वहीं सीएम मनोहर लाल कुछ और ग्रुप के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, इंडस्ट्री समेत विभागों के एक्सपर्ट शामिल होंगे, जिससे राय भी ली जाएगी। वहीं बैठक के बाद सीएम ने बताया कि कैबिनेट की मीटिंग में बजट सत्र की तारीख पर चर्चा होगी, फिर बीएसी की बैठक में फाइनल अवधि तय की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ न्यायिक अकेडमी में बजट पूर्व परामर्श बैठक की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ साथ अन्य मंत्रियों और मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद समेत अन्य प्रशासनिक सचिवों ने बजट पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारा प्रयास ऐसा लोकतांत्रिक बजट बनाना है जिससे प्रदेश में सबकी भागीदारी, सबका विकास हो। इसी के चलते सभी मंत्रियों और सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों से बजट पूर्व परामर्श किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने 3 वर्ष पहले एक नया प्रयोग किया था, जिसके तहत सभी मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों से बातचीत करके आम बजट तैयार करने की परंपरा शुरू की थी। पिछले 2 वर्ष में कोरोना महामारी की वजह से प्रत्यक्ष रूप से बैठक करके बजट पर सुझाव तो नहीं लिए जा सके, लेकिन लिखित रूप से जरूर बजट के संदर्भ में सुझाव दिए गए। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण सुझावों को हरियाणा के आम बजट में शामिल भी किया गया। सरकार के इन प्रयासों की प्रदेश भर में सराहना भी हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि आज की बैठक इसी कड़ी में बजट पूर्व परामर्श के तौर पर आयोजित की गई, जिसमें सामने आए सुझावों को बजट 2022-23 में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तो पिछले 3 साल से हम बजट से पूर्व या बजट के मध्य में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, जो भी विधायक, सांसद या अलग अलग प्रकार से चर्चा में जिन लोगों को शामिल करना होता है, उनको हम बजट तैयार करने के लिए सुझाव मांगते हैं। उनके मूल्यवान सुझाव जो हैं वो बजट के अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सके, इसकी हम कोशिश करते हैं। उसी संदर्भ में इस बार सभी विधायक और सांसदों को पत्र लिखा गया है कि लिखित में वो अपने सुझाव भेजें। लेकिन आज सभी विभागों के हमारे सेक्रेटरीज और साथ में हमारा मंत्रिमंडल सब लोग साथ बैठे और लगभग 3.5 घंटे इस बैठक में हर विभाग की मोटे रूप से नए विषय क्या हो सकते हैं, क्या सुझाव आ सकते हैं, कौन सी स्कीम शुरू की जा सकती हैं, कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। केंद्र का बजट चूँकि घोषित हो चुका है, वहाँ के एस्टिमेट्स, उसमें से भी कुछ चीज़ें ध्यान में आई कि इन चीज़ों को हम अपने बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा बजट पूर्व की एक प्रकार का ये परामर्श की एक बैठक थी। तो आज काफ़ी परामर्श हुआ है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि केवल परामर्श तक ये विषय था, कोई चीज़ निर्णय या कोई फाइनल ऐसी बात नहीं है। अभी इसी कड़ी में और भी कुछ ग्रुप्स के साथ हम ऑनलाइन मीटिंग्स करेंगे, उद्योगपतियों की करेंगे, व्यापार के लोगों करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट की, हेल्थ के साथ जुड़े लोगों करेंगे, एजुकेशन साथ जुड़े लोगों के करेंगे, सर्विसेज की करेंगे, एग्रीकल्चर की करेंगे। तो ऐसे सभी विभागों के साथ जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सब लोगों के साथ हम मंत्रणा करने वाले हैं। कल कैबिनेट मीटिंग है, बजट के सत्र की तिथि ये हम कल तय करेंगे कि किस दिन बजट सत्र शुरू होगा और फिर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किया जाएगा कि कितने दिन तक बजट का सेशन चलेगा। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बारी बारी से प्रदेश के सभी विभागों के मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों से उनके विभाग से संबंधित सुझाव मांगे। वहीं अधिकारियों ने नई योजनाओं को शुरू करने के संबंध में भी सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने इन्हें सकारात्मक तौर पर सुनते हुए इन सुझावों को हरियाणा के आम बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसे की कमी की वजह से किसी भी योजना को रुकने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश का चहुमुखी विकास करना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि नई योजनाओं को आम आदमी के लिए बाधा रहित और बेहतर तकनीक पर आधारित बनाया जाना चाहिए ताकि एज ऑफ लिविंग का कंसेप्ट चरितार्थ हो सके। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को किसानों, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, सिंचाई, स्वास्थ्य, परिवहन समेत अन्य विभागों पर विशेष ध्यान देते हुए कल्याणकारी योजनाएं बनाने के निर्देश दिए। देखिए, अभी तो क्योंकि मंत्रीगण और हमारे जो अधिकारीगण वो सब बैठे थे, अपने विभागों में क्या कुछ नया वो कर सकते हैं, क्या नए सुझाव आ सकते हैं, वो सब बताए गए हैं। लेकिन चूंकि ये क्लोज डोर मीटिंग होती है और इसमें बजट की सारी चीज़ें जब तक फाइनल ना हो तब तक वो बताना उचित वैसे भी नहीं है। इसलिए अभी परामर्श बैठकें हैं, परामर्श बैठकों में कोई विषय फाइनल नहीं होता है। इसलिए जो कुछ होगा, जिस दिन बजट के प्रथम दिन या बजट के एस्टीमेट्स प्रस्तुत किए जाएंगे उसी दिन ये सारी जानकारियाँ बताई जाएंगी। बल्कि उसके बाद भी बजट के समय में जो नए सुझाव आते हैं उन सुझावों को भी अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण होता है तो उसको भी एप्रोप्रिएशन बिल के अंदर इंक्लूड करके उसमें शामिल किया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय विभाग को अलग से अपने हित धारकों की बैठक बुलाकर बजट पूर्व परामर्श करने और बेहतर से बेहतर सुझाव देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में पिछले वर्ष पेश किए गए आम बजट की विभागों के अनुसार समीक्षा भी की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रंजीत सिंह, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा, श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक के अलावा सभी विभागों के प्रशासनिक सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। कई अहम मुद्दों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बीजेपी का ग्राफ साल 2014 के बाद लगातार बढ़ा है। राज्य दर में भी राज्य सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि जिन राज्यों में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी वहां पर भी आज बीजेपी सरकार बन रही है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा राज्य का विकास पिछले 7.5 साल में प्रदेश सरकार ने काफी काम किया है और तेजी के साथ भी आगे करेंगे। 13-14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੇਟ ਬਾਈ ਸਟੇਟ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2014 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ 7.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अगर फरलो आज मिली है तो ਇਹਦਾ मैं समझना कोई चोण ਦੇ ਨਾਲ कोई संबंध नहीं है, ये तो संयोग है। और संयोग ये है कि ਜਿਹੜੀ जानकारी सब ਨੂੰ है कि कोई कैदी 3 साल अपने कैद ਨੂੰ टाइम पूरा ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फरलो वास्ते वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर एडमिनिस्ट्रेशन ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ अदरवाइज होएगा कि नहीं होएगा। एक प्रक्रिया है, जेल अथॉरिटीज दी है, पुलिस दी है, बाकी सब दी है। उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने अपने हिसाब नाल निरीक्षण किया और इवन कोर्ट्स दे च बहुत सारे फैसले ने कि 3 साल तो बाद कोई भी कैदी फरलो लेना चाहता तो ले सकता है। तो वहीं सबका साथ और सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में पिछले 7 साल में न केवल सामाजिक पेंशन में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की है बल्कि पेंशन भोगियों की संख्या में 2015 के मुकाबले दोगुनी हो गई है। साल 2015 में 15,55,440 लाभार्थियों को 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती थी और जबकि आज लाभार्थियों की संख्या 28,57,529 हो गई है और पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए
प्रति माह की है। वहीं हरियाणा सरकार की ओर से बुढ़ापा पेंशन समय पर दी जा रही है। प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विश्वास की भावना से काम करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास के लिए नई नई योजनाओं पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक अब प्रदेश में 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर वृद्धावस्था पेंशन खुद ब खुद लागू हो जाएगी। जिन लोगों के पास जन्मतिथि का कोई साक्ष्य नहीं है, उनकी जन्मतिथि को सत्यापित किया जाएगा। इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रणाली पर सरकार जल्द विचार करेगी। तो 2013-2014 में 1000 रुपए पेंशन मिलती थी। 2014-2015 में 1200 रुपए पेंशन की गई। तो वहीं 2015-2016 में पेंशन को बढ़ाया गया, 1400 रुपए पेंशन की गई। 2016-2017 में 1600 रुपए पेंशन की गई। आपको यह भी बता दें कि 2017 से 2018 में 1800 रुपए पेंशन कर दी गई। 2018-2019 में 2000 रुपए पेंशन की गई। 2019-2020 में 2250 रुपए पेंशन की गई। 2020-2021 में 2500 रुपए पेंशन की गई। हरियाणा में वर्तमान में बुजुर्गों को 2500 रुपए पेंशन दी जा रही थी, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। हरियाणा की अपेक्षा कांग्रेस शासित पंजाब में बुजुर्गों को केवल 1500 रुपए पेंशन मिलती है। दिल्ली में बुजुर्गों को करीब 2000 रुपए बतौर पेंशन मिलते हैं। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो यह पेंशन 750 से 1000 रुपए तक है। ऐसे में अगर तुलना की जाए तो इन राज्यों की अपेक्षा हरियाणा में कई अधिक पेंशन दी जा रही है। देखिए, राज्य हरियाणा 2500 रुपए पेंशन, पंजाब में 1500 रुपए, दिल्ली में 2000, राजस्थान की बात की जाए तो 750 से 1000 रुपए के बीच में। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 फरवरी को रोहतक वो पहुंचने वाले हैं, जहां कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। इस मौके पर जिला उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जानकारी दी है और बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि पर कई दुकानों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं सड़क को चौड़ा करने और नाले के निर्माण की आधारशिला भी रखी जाएगी। इस विकास परियोजनाओं पर 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसके अतिरिक्त पुरानी सब्जी मंडी सड़क पर दुकानों के निर्माण और शिफ्टिंग का भी शिलान्यास किया जाएगा, जिस पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। इस विकास कार्य के तहत 107 दुकानों पर निर्माण कार्य किया जाएगा। वहीं सड़कों का चौड़ा भी लगातार करने का काम किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे रोहतक का दौरा। आपको बता दें, 8 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे रोहतक। कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। सेक्टर 21 की सामुदायिक केंद्र का करेंगे उद्घाटन। 13 करोड़ की लागत से किया जाएगा सामुदायिक केंद्र का निर्माण। 1500 से ज्यादा व्यक्तियों के लिए कई हॉल बनाए गए हैं। दुकानों को शिफ्ट और सड़क चौड़ीकरण करने का होगा शिलान्यास। एचएसबीपी की भूमि पर होगा निर्माण और शिफ्टिंग का कार्य। सड़क चौड़ीकरण और नाले के निर्माण की रखी जाएगी आधारशिला। विकास परियोजनाओं पर खर्च होगा 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। पुरानी सब्जी मंडी सड़क पर दुकानों के निर्माण और शिफ्टिंग का होगा शिलान्यास। 2 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि की जाएगी खर्च। राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगामी 13 और 14 फरवरी को नूंह के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री कई विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सीएम घोषणाओं की स्थिति का भी मुआयना करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आगामी दौरे को लेकर जानकारी देते हुए उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में हरियाणा का एकमात्र नूंह जिला शामिल है। इसलिए आकांक्षी जिले के इंडिकेटर्स पर विशेष समीक्षा बैठक की जाएगी कि कैसे जिला आकांक्षी जिलों के इंडिकेटर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके, साथ ही सबको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला कैसे तरक्की करे, इसको भी रिव्यू किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी का जो नूंह प्रवास है, नूंह का जो दौरा है, वो 13 और 14 तारीख का टेंटेटिव सूचित हुआ है। तो इस दौरान 100 जिले के सभी विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं, उनकी क्या स्थिति है। इसके अलावा जो फ्लैगशिप
प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, चाहे वो मेरा पानी मेरी विरासत है, या इलाके में जो बरसात की वजह से फसलों का नुकसान होता है उसके बारे में, और कोविड वैक्सीनेशन ऑफ कोर्स एक सब विषय रहेगा। और इन सब से के साथ साथ जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, आकांक्षी जिला योजना है, जिसके तहत हमारा जिला भी 108 जिलों में से एक है और हरियाणा का एकमात्र जिला है, तो उसके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनकी विशेष समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं, जिसके अंदर ये प्रयास रहेगा कि कैसे इन सभी KPIs के ऊपर बेहतर परफॉर्मेंस की जाए और जिले के लोगों को विकास का लाभ सब तक पहुंच सके, सबको बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्राप्त हो सके, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी रिव्यू करेंगे। इसके साथ साथ केंद्रीय कारागार जो बनाया गया है वो तैयार हो चुका है, उसका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं और उसकी विजिट भी करेंगे। अभी तक जो सूचना है कि वो एक यहाँ पर वर्कशॉप भी होगी कारागार अधिकारियों के लिए, जिसमें कारागार प्रबंधन के बारे में भी विशेष स्पीकर्स को बुला करके बात होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी वर्कशॉप में मौजूद रहेंगे। इस सब को लेकर के SP साहब के साथ भी और जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कल आए थे, तो उनके साथ भी विभिन्न स्थानों का दौरा कर लिया गया है और जो मेन प्रोग्राम है उसके मुताबिक हमने अपने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छे से यहाँ स्वागत करेंगे और जो विकास की गतिविधियाँ हैं उनका आकलन करके उनके सामने रखेंगे। जो अगर कोई हमारी समस्याएं हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी जो दिशा निर्देश देंगे उसके अनुसार फिर विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता पलवल का दौरा करने पहुंचे। इस मौके पर पलवल के विधायक दीपक मंगला ने अपनी पूरी टीम सहित उनका स्वागत किया। जहां मंत्री कमल गुप्ता ने पलवल का दौरा करने के साथ साथ पलवल में स्थित ताऊ देवीलाल पार्क का भी निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सफाई और स्वच्छता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मैंने सुबह सुबह आदरणीय विधायक जी की उपस्थिति में और DC साहब भी थे और ADC जिनके पास DMC का एडिशनल चार्ज है वो भी थे और भी अधिकारी थे। आज सुबह मैं सैर करने गया था अपने ये जो बराबर में चौधरी देवीलाल पार्क है उसमें काफ़ी खामियां थी, तो सुबह मुझसे कुछ डॉक्टर बंधु भी मिलने आए थे, तो हम सभी ने मिलकर और स्पेशली विधायक जी के साथ उस पार्क का दौरा किया और जैसा कि हमने एक नारा दे रखा है, साफ सिटी सेफ सिटी, स्वच्छ शहर सुरक्षित शहर, क्योंकि स्वच्छता होगी तो सुरक्षा भी होगी। तो उसके निमित्त मैंने कहा है कि यहाँ मुझे पता लगा है कि पलवल जिले में 27 पार्क हैं, तो 27 के 27 पार्कों की बाउंड्री, उनमें पगडंडी, उनमें पानी की व्यवस्था, उनमें सभी ठीक से व्यवस्था और सभी वेस्ट बॉक्स भी लगे हों। तो पार्कों की भी, शमशानों की भी, कम्युनिटी सेंटर्स की भी और निगम का जो ऑफिस है वो स्वयं भी साफ सुथरा सुंदर होना चाहिए। तो उसी निमित्त मैंने ये चौधरी देवीलाल पार्क का जो दौरा किया और उसमें जो खामियां मिली और जो डॉक्टर बंधु भी हमारे साथ थे, तो मैंने सबके सामने डॉक्टर बंधुओं से निवेदन किया कि वो इस पार्क को अडॉप्ट करें और किसी दिन पूरे सारे डॉक्टर भाई अपने स्टाफ के समेत यहाँ आकर और पूरी जनता को भी साथ लेकर इस पार्क की सफाई करें, इसको चुस्त और दुरुस्त करें। हरियाणा राज्य वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और प्रतला विधायक नयनपाल रावत छायंसा गांव में आयोजित ओपन कुश्ती प्रतियोगिता में पहुंचे, जहां उन्होंने ओपन कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान 3 राज्यों से आए करीब 300 पहलवानों ने ओपन कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी कुश्ती का बेहतर प्रदर्शन दिखाया। वहीं इस मौके पर नयनपाल रावत ने हरियाणा सरकार की खेल नीति के बारे में बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खिलाड़ियों के लिए बनाई गई अच्छी खेल नीति का ही परिणाम है, जो ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभाएं निकलकर सामने आ रही हैं। प्रदेश के युवा लगातार खेल में अपना परचम लहरा रहे हैं। छायंसा गांव में आज ओपन जो हमारा कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है टूर्नामेंट का, और यहाँ पर जो है ना कुश्ती में सभी, मैं कहता हूँ कई स्टेट के बच्चों ने भाग लिया है। बहुत अच्छी प्रतिभाएं जो गाँव में छुपी हुई हैं ऐसे आयोजन में देखने को मिलती हैं
और हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा जो योगदान और प्रोत्साहन इस खिलाड़ियों के लिए दिया है, उसी की मेहरबानी है कि आज जो गांव में भी जो हमारी छुपी हुई प्रतिभाएं वो सामने आ रही हैं और बहुत अच्छे खेलों का आयोजन और खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसी प्रतियोगिता हर जगह देखने को नहीं मिलती और आज यहाँ पर जो कई स्टेट के जो खिलाड़ी आकर के यहाँ पर जो खेल रहे हैं, लगभग 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। तो मैं समझता हूँ कि एक सुंदर भवन की जो एक हॉल यहाँ पर बनना है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये ओपन यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी हाल में चाहे कितना भी उसमें जो पैसा लगेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी किसी भी खेल के लिए या अन्य वर्गों के लिए कोई उनके पास जो ना रोकथाम नहीं है, वो पूरी तरीके से मदद करते हैं। सरकार के माध्यम से एक सुंदर भवन, सुंदर हॉल यहाँ बना के दूंगा जो इंडोर होगा, और इनके जितने भी जो गद्दे और सेट हैं और एक कोच की व्यवस्था, ये भी हम सरकार के माध्यम से इनके लिए करके देंगे ताकि यहाँ के बच्चों को ये टाइमली सुविधा मिल सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में अंबाला कैंट में बन रहे आजादी की पहली लड़ाई के शहीद स्मारक के निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण होने से देखने वालों के प्रत्यक्ष रूप से इतिहास की जानकारी मिलेगी। खास रिपोर्ट आप देखें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को अंबाला कैंट पहुंचे, जहां उन्होंने आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने शहीद स्मारक के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के दौरान प्रस्तुतिकरण के माध्यम से 1857 स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति जो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी उसके बारे में जानकारी ली। ये शहीद स्मारक 22 एकड़ में 261 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है और इसका लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। इस स्मारक में इंटरप्रिटेशन सेंटर, ओपन एयर थिएटर, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, वाटर बॉडी एंड कनेक्टिंग ब्रिज, मेमोरियल टावर, अंडरग्राउंड डबल बेसमेंट पार्किंग, इंफॉर्मेशन सेंटर, हेलीपैड आदि का निर्माण किया जा रहा है। शहीद स्मारक कार्यों का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और शहीद स्मारक को तैयार करने में अपना योगदान देने वाले राइटर को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी का ये 75वां वर्ष है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी की गाथा बहुत लंबी है और इस महोत्सव के दौरान युवाओं को आजादी के संग्राम और शहीदों के बारे में जानकारी मिली। इसके दृष्टिगत तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं सीएम ने कहा कि पहले ये माना जाता था कि 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी, लेकिन तथ्यों और इतिहासकारों के मुताबिक मेरठ से 10 घंटे पहले स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी अंबाला छावनी में उठी थी, जो कि धीरे धीरे हरियाणा के कई क्षेत्रों और देश के तमाम हिस्सों तक फैल गई। उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति और शहीदों की याद में ये महत्वपूर्ण स्मारक बनाया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी और उन्हें अपने क्रांतिकारी वीर शहीदों के जीवन के बारे में जानकारी मिल पाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि किताबों और कहानियों का इतिहास कई तरह से जाना जा सकता है, लेकिन इस तरह के ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण होने से देखने वालों को प्रत्यक्ष रूप से इतिहास की जानकारी मिलती है। उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक से जन जन में देश के प्रति और अधिक प्रेम की भावना जागृत होगी। उन्होंने कविता की पंक्तियों जो भरा नहीं, भावों से बहती जिसमें रस धारा नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं बल्कि देश प्रेम के बारे में अपने भाव व्यक्त किया। वहीं इस मौके पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री का अंबाला छावनी में पहुंचने पर स्वागत करते हुए कहा कि वे सन 2000 से विधानसभा में ये विषय रखते आए हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी अंबाला छावनी से शुरू हुई थी और उन अनसंग हीरो की याद में अंबाला छावनी में एक स्मारक बनना चाहिए। वे आवाज लगातार उठाते आ रहे थे। उनका ध्येय भी यही था कि आजादी की जो चिंगारी अंबाला छावनी से शुरू हुई थी उसके बारे में जन जन को जानकारी मिले और शहीद स्मारक के माध्यम से लोग अपने शहीदों की कुर्बानियों और बलिदानों को याद कर उनसे प्रेरणा ले पाए। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ दलों ने शुरू से इतिहास पढ़ाया कि आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, जबकि ये लड़ाई 1857 में शुरू हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि इससे ये बात साफ होती है कि हिंदुस्तान के लोगों में आजाद होने का जज्बा पहले से ही था
और उन्होंने आजादी की पहली अलग 1857 में ही जगा दी थी। ऐसे क्रांतिकारी वीर शहीदों का नाम कहीं आगे नहीं आने दिया गया और उनके जीवन के बारे में पढ़ाया नहीं गया और न ही उन्हें याद किया गया। गृह मंत्री ने कहा कि जब हमारी सरकार बनी और उन्होंने शहीद स्मारक की बात मुख्यमंत्री के सामने रखी तो उन्होंने इसे तुरंत स्वीकृति दे दी। वहीं अनिल विज ने बताया कि हिंदुस्तान का ये सबसे बेहतरीन आर्किटेक्चर शहीद स्मारक बन रहा है और इसके लिए इतिहासकारों की एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में प्रोफेसर यूवी सिंह को भी लिया गया है और इतिहासकार स्वर्गीय केसी यादव के रिसर्च एवं दस्तावेजों के माध्यम से भी ये साबित होता है कि आजादी की पहली लड़ाई जो 1857 में शुरू हुई थी वो मेरठ से लगभग 10 घंटे पहले अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का ये एक बेहतरीन और भव्य शहीद स्मारक बनेगा जिससे जीटी रोड से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति जरूर रुकेगा। शहीद स्मारक का कार्य पूरा होने के बाद अंबाला छावनी एक टूरिस्ट सेंटर बन जाएगा जहां देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के पर्यटक यहां पर घूमने के लिए आएंगे। शहीद स्मारक के अलावा इसके नजदीक ही एक साइंस म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, अंबाला मंडल की आयुक्त रेणु एस फूलिया, उपायुक्त विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा सहित कई अधिकारीगण मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए अंबाला से हरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। तो फिलहाल जनता सरकार में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।